Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already completed the concept of paternity, acknowledgement, and guardianship. In today's concept, we will further discuss deathbed transaction. This is our last टॉपिक रिलेटिंग टू मुस्लिम लॉ. मेरे अकॉर्डिंग डेथ बेड ट्रांजैक्शन जो है हमारा ये लास्ट टॉपिक है. इससे पहले मैं सारे आपको कवर करवा चुकी हूँ. अगर फिर भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि रिमेनिंग रह गया है तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हो और उसके तहत भी मैं वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगी. तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं डेथ बेड ट्रांजैक्शन क्या होता है. कि डेथ बेड का मतलब है कोई व्यक्ति मृत शैया पर बैठा है, लेटा हुआ है, कि मरने की कगार पर है. उस टाइम पे अगर कोई ट्रांजैक्शन की जाती है, कोई लेन देन किया जाता है, उसका क्या मतलब होगा, क्या उसके मीनिंग निकलेंगे, वो हम आज वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर हम इसे बात करें अरेबिक वर्ड के हिसाब से तो इसे मर्ज उल मौत कहा जाता है. मर्ज उल मौत का क्या मतलब है उसको अभी हम आज डिस्कस करते हैं. द वर्ड मर्ज उल मौत इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. दो वर्ड से बना हुआ है. मर्ज मर्ज का मतलब होता है बीमारी, मौत का मतलब होता है डेथ. कि जब किसी व्यक्ति को बीमारी की वजह से डेथ हो रही है, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए मर्ज, जब कोई व्यक्ति किसी मर्ज इलनेस से पीड़ित है, इज अंडर द अप्रीहेंशन ऑफ मौत. मौत का मतलब है अंदेशा है, उसको पक्का ये आश्वासन है कि उसको मौत आ सकती है, मृत्यु आ सकती है. ही इज सेड टू बी सफरिंग. देखिए मृत्यु सभी को आनी है, लेकिन एक तो मृत्यु हमारे पास अचानक से आ जाती है, हार्ट फेलियर से आ गई है, किसी और रीजन से आ गई है. और एक मान लो हमें कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसमें हमारा मरना संभव है, जैसे एड्स की बीमारी, और उसमें ये है कि हम बिल्कुल महीने बाद ही हमारी डेथ जो हो जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग एक अप्रीहेंशन ऑफ डेथ है. ही इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मर्जुल मौत. तो उसको जो है मर्जुल मौत और डेथ इलनेस बोला जाता है. द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ डेथ इलनेस इज गिवन बाय बेली. सबसे एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने वाली जो डेफिनेशन है डेथ इलनेस की, वो बेली के द्वारा दी गई थी. अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से, इट इज एन इलनेस, ये किस प्रकार की बीमारी है, विच इज हाईली प्रोबेबल, कहने वाले एक ऐसी बीमारी होनी चाहिए विच इज हाईली प्रोबेबल, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है. विल इंश्यू फैटली. फैटली का मतलब, जिसका मतलब है कि जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है. एक ऐसी बीमारी जो हमारे लिए घातक सिद्ध होगी, उसे क्या कहा जाएगा, मर्जुल मौत कहा जाएगा. एक व्यक्ति जो है मर्जुल मौत के टाइम पर विल बना सकता है. विल बना सकता है, गिफ्ट दे सकता है. विल वसीयत तो जो है उसकी डेथ के बाद ही अप्लीकेबल होगी. इसी तरीके से वो जो व्यक्ति विल तो बनाएगा जो उसकी मृत्यु के बाद होगी, लेकिन उसके लिए उससे पहले वो किसी को गिफ्ट करना चाहे तो गिफ्ट भी कर सकता है. तो अगर हम बात करते हैं कि जब गिफ्ट की बात करेंगे, विल की बात करेंगे, तो वही सेम रूल अप्लाई होंगे जो नॉर्मल सेंस में होते हैं, जो डेथ बेड ट्रांजैक्शन पर भी उसी प्रकार की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी. एक टेस्टाटर, टेस्टाटर का मतलब जो विल बनाता है, अगर वो डेथ इलनेस के दौरान अपने 1/3 प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहेगा तो वो कर नहीं सकता. क्योंकि जब हमने विल का कंसेप्ट देखा था, हमने गिफ्ट का कंसेप्ट देखा था, उसमें हमने अच्छे से देखा कि 1/3 प्रॉपर्टी का ही विल बनाया जा सकता है और 1/3 प्रॉपर्टी की ही क्या की जा सकती है, गिफ्ट किया जा सकता है. तो इस प्रकार से 1/3 प्रॉपर्टी का ऊपर ही एक प्रकार से राइट होता है. अगर हम इसके अंदर बात करते हैं आगे के पॉइंट की कि टेस्ट ऑफ डेथ इलनेस क्या माना जाए, कौन सा हम टेस्ट अप्लाई करेंगे कि उसके रिगार्डिंग डेथ इलनेस मानी जाएगी. सबसे पहले चीज लॉन्ग कंटिन्यूअस. लॉन्ग कंटिन्यूअस का मतलब लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, वो जो है डेथ इलनेस मानी जाएगी. अकॉर्डिंग टू हिदाया, अगर हम हिदाया की बात करें, लंबे समय से जो कोई बीमारी चल रही है उसको डेथ इलनेस माना जाएगा. और ऐसी इलनेस कम से कम 1 साल से लंबे समय तक से होनी चाहिए. और अगर मान लो 1-2 महीने से कोई बीमारी है तो उसको जो आप लॉन्ग कंटिन्यूअस की कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते. हालांकि इसके रिगार्डिंग कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को मान लो 2 महीने पहले ही पता चले कि उसको एक सीरियस डिजीज है जिससे अप्रीहेंशन ऑफ डेथ होने वाली है, तो उस मामले में आप 1 ईयर का जो है टाइम पीरियड उसमें नहीं ले सकते. लॉन्ग कंटिन्यूअस का मतलब है वो 1 महीना भी नॉर्मली जो 1 साल माना जाएगा, लेकिन वो 1 हफ्ता भी हो सकता है और कई केसेस में वो जो है 1 हफ्ते से कम का टाइम भी हो सकता है. तो लॉन्ग कंटिन्यूअस होना चाहिए. सेकंड, सीरियसनेस ऑफ इलनेस की जो बीमारी है वो नॉर्मल बुखार है तो उसको आप जो है
लंबे 1 साल से किसी को बुखार हो रहा है, तो वो जो आप इसको लॉन्ग कंटिन्यूस के हिसाब से डेथ इलनेस की कैटेगरी में नहीं ला सकती। कई बार क्या है, उसको भी आप सीरियसनेस को भी किसी भी ऐसे ग्राउंड को आप नहीं दे सकते कि मान लीजिए कोई बीमारी सीरियस है, उसके बेस पे भी आप डेथ इलनेस क्रिएट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, हमारी कोई ऐसी बीमारी है जैसे कैंसर वगैरह है, उसमें हो सकता है 20 साल भी निकल जाए, तो उसमें आप उसको डेथ इलनेस की बात उस पर नहीं कर सकते। कोई भी बीमारी जो है वो सीरियस नेचर की मानी जाएगी, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति के माइंड में अगर किसी प्रकार का डर होता है, फियर होता है डेथ का, तो जो है वो अप्रीहेंशन माना जाएगा। ऐसा टेस्ट जो है लॉन्ग कंटिन्यूस के साथ साथ सीरियसनेस ऑफ इलनेस भी उसमें काउंट होनी चाहिए। ऐसा कोई इसके रिगार्डिंग फाइनल जो है हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें भी नहीं अप्लीकेबल होता। नेक्स्ट है अप्रीहेंशन ऑफ डेथ। डेथ की उम्मीद नहीं कह सकते आप, अनुमान कि उसको डेथ होगा ही होगा। ये सबसे रियल टेस्ट माना गया है कि जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसको इस डिजीज से, इस इलनेस से डेथ होगी और उस डेथ से पहले जो है अपनी इस प्रॉपर्टी का वो डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, तो उस मामले में जो माना जाएगा कि अप्रीहेंशन ऑफ डेथ के पॉइंट पर उसको डेथ इलनेस डिक्लेयर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स की कि कोई भी ये एसेंशियल किसका है, एसेंशियल्स ऑफ डेथ बेड गिफ्ट। डेथ बेड गिफ्ट की क्या आवश्यकताएं हैं? जैसे कोई भी गिफ्ट होता है ना, वो ड्यूरिंग इलनेस हो या आफ्टर इलनेस हो, उसके रिगार्डिंग अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। अगर हम डेथ बेड गिफ्ट की बात करते हैं या डेथ बेड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, तो इट विल हाफली द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए विल। इसमें आधे इंग्रेडिएंट्स तो विल के होते हैं और आधे जो है गिफ्ट के आप कह सकते हो। जब हमने गिफ्ट को डिस्कशन किया था और जो विल को डिस्कशन किया था, उन्होंने 1/3 जो है एक लिमिट है, वो लिमिट जो है यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगी। अगर हम बेसिक एसेंशियल्स की बात करें, द फर्स्ट एसेंशियल इज डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट बाय द डोनर। यानी कि जो व्यक्ति डेथ बेड पर बैठा पड़ा है, उसने जो डोनेट कर रहा है, जो गिफ्ट कर रहा है, उसको बोला जाएगा डोनर। वो डोनर की डिक्लेरेशन होगा, डोनर डिक्लेयर करेगा कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है इसको देना चाह रहा हूँ। एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय डोनी और ऑन बिहाफ ऑफ डोनी। अब जो एक्सेप्टेंस है, जिसको वो गिफ्ट कर रहा है, उस व्यक्ति की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मैं इस गिफ्ट को स्वीकार कर रहा हूँ, या उसके बिहाफ पर उसका कोई एजेंट वगैरह है वो जो है गिफ्ट को स्वीकार करे। उसके बाद थर्ड है डिलीवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब जो पोजेशन है, जैसे कोई मकान का गिफ्ट हो रहा है, जो कोई प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो रहा है, कोई जमीन है, कोई बाइसिकल है, कुछ भी है, अगर किसी का गिफ्ट कर रहे हो आप, उसकी डिलीवरी भी जो है, पोजेशन का जो राइट है वो जो है डोनी को जो है दिया जाएगा। किसके द्वारा? डोनर के। अगर हम बात करें लिमिट की कि कितनी लिमिट तक जो है गिफ्ट किया जा सकता है डेथ बेड ट्रांजेक्शन में, तो अगर हम अप टू 1/3 प्रॉपर्टी की बात करें, सुन्नी लॉ कहता है कि अगर आप हेयर को देना चाह रहे हो, वॉलिड हेयर को देना चाह रहे हो, तो विद द कंसेंट ऑफ हेयर होगा, वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर मशिया कहता है कि अगर बिना कंसेंट के भी अगर आप 1/3 का देना चाहते हो तो वैलिड है। अगर 1/3 से ज्यादा का देना चाहते हो तो भी उसमें वैलिड कंसेंट होगी। वैलिड तब होगा जब कंसेंट होगी, और शिया में भी कंसेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर इन फेवर ऑफ नॉन हेयर का मतलब जो हेयर हमने पढ़े थे, जो डिस्टेंट किंडर्ड वगैरह, जो हमने शेयरर्स को डिस्कस किया था, हमने रेजिड्यूरीज को डिस्कस किया था, उसके अलावा जो डिस्टेंट किंडर वगैरह डिस्कस किया था, उसके अलावा कुछ नॉन हेयर होते हैं, उनके अंदर अगर अप टू 1/3 की बात है तो बिना कंसेंट के वैलिड माना जाता है, बोथ इन शिया एंड सुन्नी। अगर 1/3 प्लस की बात होती है तो वैलिड माना जाता है हेयर की कंसेंट से सुन्नी लॉ में, और हेयर की कंसेंट से शिया लॉ में। तो ये तो लिमिट की बात होगी कि किस लिमिट तक जो है आप प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हो। ये कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शन सेल के मात्रा पर उसको एक्सक्लूड किया जाए। मान लो कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, तो उस पर इस प्रकार की कंडीशन नहीं लगेगी। तो अब लिमिट की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जब कोई वैलिड गिफ्ट होता है, वैलिड गिफ्ट होगा मर्जुल मौत के हिसाब से क्या क्या कंडीशन हो। इंटरवाइवोक की कंडीशन होती है, जैसे दो पार्टियों के बीच में नॉर्मल कोई व्यक्ति होता है, उनके बीच में जब गिफ्ट होता है तो वो कंडीशन जो वहां पर अप्लीकेबल होगी, दैट कंडीशन शुड बी अप्लीकेबल ऑन दिस। सबसे पहला था डोनर शुड हैव कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। जो डोनर होगा, जो डोनेट कर रहा है, यानी कि जो गिफ्ट कर रहा है, उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी होगी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल माना जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होती है, पर्सन मस्ट बी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और बिना और किसी भी धरती के लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ लैंड मतलब जिस भी एरिया का लॉ है वहां से डिस्क्वालीफाइड ना हो, एलियन एनिमी ना हो, या वो इंसॉल्वेंट ना हो, इनकी दिवालिया जिसे घोषित कर दिया जाता है। सेकंड है कि जो डोनी होगा, जिसको आप डोन जो कर रहे हो,
जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। डिक्लेरेशन जो डोनी के द्वारा, वो डोनर के द्वारा डिक्लेरेशन डोनी के द्वारा एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो डोनी वर्ड है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बिफोर डेथ ऑफ द डोनर। डोनर की डेथ बेड पर जो व्यक्ति है उसकी डेथ होने से पहले या तो वो एक्सेप्टेंस मंजूर होनी चाहिए या उसको रिवोक कैंसिल किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है जो डिलीवरी है उस प्रॉपर्टी की वो भी डोनी को दी जानी चाहिए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर ए वैलिड गिफ्ट ड्यूरिंग मर्जुल मौत और एनी अदर वे। तो ये जो है वैलिड गिफ्ट माना जाता है। अगला हम बात करते हैं कुछ और कंसेप्ट्स के जो डेथ बेड से रिगार्डिंग है। जैसे मान लो डेथ बेड के ऊपर कोई व्यक्ति एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज का मतलब उसने मान लो कुछ रुपया उधार लिया था और उस रुपए को वो डेथ बेड पर एक्नॉलेज करता है कि हाँ मेरी ये जिम्मेवारी है और मेरी मृत्यु के बाद ये रुपया जो है दिया जाना चाहिए, यानी कि मुझे ये रुपया देने हैं। तो उस मामले में इफ द लायबिलिटी टू पे अ डेट, अगर ड्यूरिंग डेथ इलनेस में कोई लायबिलिटी थी किसी व्यक्ति की रुपए चुकाने थे और उसको वो एक्नॉलेज करता है, कबूल करता है, तो इसे जो है डेथ बेड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेथ बोला जाता है। कोई भी जो एक्नॉलेजमेंट है इन फेवर ऑफ एन हेयर के लिए किया जाएगा कि मेरे बाद जो है ये मेरा हेयर जो इस प्रॉपर्टी में से जो है ये पेमेंट करेगा, तो बाइंडिंग नहीं होगी कोई भी हेयर के ऊपर, बल्कि जो इतना सारी स्कूल है शिया स्कूल है उस पर ये एप्लीकेबल होता है। एन एक्नॉलेजमेंट इन फेवर ऑफ नॉन हेयर, अगर एक्नॉलेजमेंट किया आपने नॉन हेयर के बिहाफ पे उनके लिए तो कंक्लूसिव माना जाएगा दूसरे हेयर के अगेंस्ट और लिगेटी के हिसाब से इवन बियॉन्ड द एक्सटेंट, हालांकि 1/3 जो प्रॉपर्टी उससे ज्यादा होने के बावजूद भी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने डेथ बेड के डेथ इलनेस में एक्नॉलेज कर लिया कि रुपया जो है पे किया जाएगा जब जो है उसका एक्नॉलेज किया गया था और उसकी डेथ के बाद, तो वो अगर मान लो डेथ में अगर वो प्रूव करना है तो कोई अदर एविडेंस की जरूरत नहीं रहेगी, वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। अब बात आता है कि अगर वो डेट है उसको रिलीज कैसे माना जाएगा, कैसे उसको रिलीज किया जाए। जो रिलीज है डेट का वो ड्यूरिंग द मर्जुल मौत को वैलिड माना जाता है। सिर्फ 1/3 की जो प्रॉपर्टी है सारे रिस्ट्रिक्शन को हटाने के साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शंस लगे उन रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से 1/3 प्रॉपर्टी में ही वो एप्लीकेबिलिटी रहेगी। अब बात करते हैं डेथ बेड वक्फ। अगर कोई मरते हुए व्यक्ति वक्फ बना जाता है तो उसकी क्या उसके कंसिक्वेंसेस रहते हैं। वक्फ मेड ऑन ड्यूरिंग बेड डेथ बेड इज सब्जेक्ट टू द सेम रूल, वही सेम रूल अप्लाई होगा दैट गवर्न अदर डेथ बेड डिस्पोजिशन, जो दूसरे डेथ बेड डिस्पोजिशन पर अप्लाई होता है। जैसे कि इट विल अफेक्ट ओनली टू 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी पर ही, जब तक कि उनके हेयर की उसमें सहमति ना हो, तो सिर्फ उतने ही पर जो है डेथ बेड पर वक्फ जो है वैलिड माना जाएगा। अगर हम बात करें डोवर कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग डेथ इलनेस के टाइम पर अगर डोवर के बारे में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कौन से रूल जो है उसमें फॉलो किए जाएंगे। अगर हम उसकी बात करें तो डोवर क्या होता है, महर, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा ड्यूरिंग डेथ इलनेस इज गवर्न बाय द रूल ऑफ महर मिसल। जो महर मिसल के जो रूल्स होते हैं जिसको महर मिसल बोला जाता है, जिसे कस्टमरी डॉवर बोला जाता है, वही माने जाएंगे, वही रूल्स इस पर अप्लीकेबल होंगे। अगर हम डोवर जो है उसको कैसे रिलीज करेंगे उसके बारे में कंसेप्ट को समझें। द गिफ्ट ऑफ ए डोवर डेथ बाय ए सिक वुमन, अगर सिक वुमन का कोई डोवर डेथ है, व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज डेथ, अब मान लो जब जो सिक वुमन है बीमार हो रहा था उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो डेथ होगी उसकी, तो वुड नॉट बी वैलिड, तो वो वुड नॉट बी वैलिड तो वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके हेयर की उस पर कंसेंट ना होगी। तो कहने का मतलब है कि जो गिफ्ट है डोवर डेथ का जो सिक वुमन का जो वैलिड नहीं माना जाएगा बिना कंसेंट के हेयर्स की। अगला पॉइंट है मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड ऑन डेथ बेड। कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है, मरने वाला है और उस टाइम में वो कोई मैरिज कर लेता है तो वो मैरिज क्या मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। बट इफ द पर्सन रिकवर्स, अगर वो व्यक्ति जो है रिकवर कर जाता है, अपने आप को ठीक कर लेता है फ्रॉम द इलनेस, उस बीमारी से, द कंज्यूमेशन कैन क्योर द इनवैलिडिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो शादी होगी, निकाह होगा, वो डेथ बेड पर इनवैलिड माना जाएगा। बट अगर मान लो व्यक्ति ठीक हो जाता है और उसके बाद कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो जाता है, दोनों के बीच में रिलेशन हो जाता है, तो वो क्या माना जाएगा, वो ये माना जाएगा कि वो मैरिज जो है वो वैलिड हो जाएगी। अगर हम इसकी बात समझे इस सेंस में कि कोई भी वुमन जो है मर्जुल मौत पर अगर मैरी कर देती है किसी आदमी से
और वो बिना कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के डेथ हो जाती है, तो फिर भी उसे जो है इनहेरिटेंस का राइट भी होगा और उसे डोवर का राइट भी होगा। तो अगर हम बात करें रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय सिख, मान लो सिख व्यक्ति है कोई, वो मैरिज को रेपुडिएट कर देता है, खत्म कर देता है, तो क्या वो वैलिड होगा? कोई बीमार आदमी अगर कहता है तलाक दे देता है, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक इन मर्ज उल मौत इज वैलिड बोथ अंडर सुन्नी और शिया, दोनों में उसको वैलिड माना जाता है। और जब एक नॉर्मली जो ऐसी इलनेस की बात होती है तो उसे इरिवोकेबल भी माना जाता है अगर ट्रिपल तलाक दिया गया हो तो। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है तलाक ए बिद्दत की नहीं रहेगी। लेकिन अगर प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक होगा मर्जुल मौत में, वो वैलिड माना जाएगा शिया और सुन्नी बोथ लॉज में। अभी एक बार थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं कि डेथ बेड ट्रांजैक्शन, मर्जुल मौत का मतलब क्या है कि बीमारी, ऐसी बीमारी किसी व्यक्ति की हो गई है जिसमें उसको ये अप्रीहेंशन है, ये डर है कि उसकी मौत हो जाएगी, तो उस मामले में वो व्यक्ति जो है मर्जुल मौत से सफरिंग माना जाता है। और अगर हम बात करें कि इसका टेस्ट क्या होगा, तो टेस्ट ये होगा कि लॉन्ग कंटिन्यूएंस रहेगी, लंबे समय तक वो बीमारी चली हुई होनी चाहिए, उसकी सीरियसनेस होनी चाहिए, बीमारी कितनी सीरियस है, अब नॉर्मल बुखार हो रहा है काफी टाइम से, तो उसको जो है मर्जुल मौत नहीं माना जाएगा, अप्रीहेंशन ऑफ डेथ होनी चाहिए। इसकी एसेंशियल्स क्या होगी कि डिक्लेरेशन, अगर गिफ्ट के सेंस में देखें या विल के सेंस में देखें, तो विल तो क्या है आफ्टर डेथ जो है वो अप्लीकेबल होगा, बट अगर गिफ्ट की बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट जो है वो डोनर के द्वारा होना चाहिए, डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए, और डोनी के द्वारा उस गिफ्ट की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए या डोनी के बिहाफ पर कोई एजेंट की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ द पोजेशन, जो व्यक्ति के पास उसकी पोजेशन है सब्जेक्ट मैटर की, उसकी डिलीवरी हाथों हाथ हो जानी चाहिए। लिमिट्स ऑफ डोनर, डोनर की क्या लिमिट्स है इन फेवर ऑफ हेयर, हेयर के मामले में अप टू 1/3 तक जो है डोनर की उसके अंदर क्या मानी जाएगी, लिमिट मानी जाएगी। अगर 1/3 तक अगर सुन्नी लॉ में हेयर को कोई प्रॉपर्टी जा रही है तो वो कंसेंट चाहिए दूसरे हेयर की, लेकिन शिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। 1/3 प्लस की बात करें तो शिया और सुन्नी बोथ ये कहते हैं कि कंसेंट रिक्वायर्ड है। इन फेवर ऑफ नॉन हेयर की बात करें तो 1/3 तक जो है वो सुन्नी कहता है वैलिड है और शिया कहता है वैलिड है विदाउट कंसेंट ऑफ हेयर की। अगर 1/3 प्लस की बात करें तो दोनों ही कहते हैं कि आपको हेयर की कंसेंट चाहिए। कंडीशंस क्या होगी वैलिड गिफ्ट की? सबसे पहला, डोनर शुड हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, इनकी पर्सन मस्ट बी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए। डोनी शुड बी ए पर्सन ऑफ इन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। डिक्लेरेशन बाय डोनर एंड एक्सेप्टेंस बाय डोनी, डोनर ने जो डिक्लेयर किया है वो डिक्लेरेशन होना चाहिए और डोनी की उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू द डोनी, कोई भी डिलीवरी जो है प्रॉपर्टी की, उसका डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का डोनी को मिल जाना चाहिए। डेथ बेड पर अगर कोई एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेथ किया गया तो उस मामले में अगर इन फेवर ऑफ एन हेयर किया गया है तो वो बाइंडिंग नहीं होगा स्टेट पे जब तक कि एक्सेप्ट छोड़कर किसको, इतना सारी स्कूल को। अगर नॉन हेयर की बात आ रहा है तो कंक्लूसिव माना जाएगा। रिलीज ऑफ डेथ 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी का होगा। डेथ बेड वक्त पे अगर कोई वक्त क्रिएट किया जाता है 1/3 प्रॉपर्टी का किया जा सकता है, उससे ज्यादा का नहीं किया जा सकता। डोवर कॉन्टेक्टेड ड्यूरिंग डेथ इलनेस के दौरान अगर कोई महर मिसल की बात जो टर्म और कंडीशंस थी वो सारे रूल जो है वो डोवर पर अप्लाई होंगे। रिलीज कैसे होंगे? डोवर डेट जो है अगर किसी सिख वुमन ने को डोवर डेट है, उसकी प्रोबेबिलिटी है डेथ की, तो उस मामले में वैलिड नहीं माना जाएगा। मैरिज जो है डेथ बेड पे जो कॉन्टेक्ट की गई है वो इनवैलिड मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लो जिस व्यक्ति को कोई बीमारी थी और वो बीमारी से ठीक हो गया और दोनों की मैरिज कंज्यूमेट हो गई तो वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी। और रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय सिख, अगर कोई बीमार आदमी तलाक उल मरीज देता है, मरीज के द्वारा कोई तलाक दिया जाता है तो उसे जो है ये माना जाएगा वैलिड डाइवोर्स माना जाएगा। तो ये तो था हमारा लास्ट कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। आज हमारा मुस्लिम लॉ का टोटल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक जो है वो चूज करना चाहिए। कोरोना का इश्यू बढ़ता जा रहा है तो कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।